मंच पर आसीन हमारे 17वीं लोकसभा के साथी और संसद में जिस स्थान पर यह आयोजन हो रहा है इसका प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व में रह चुके हमारे अध्यक्ष, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता माननीय श्री जुगल किशोर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रदेश महामंत्री विबोध जी, इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले राकेश गुप्ता जी, मेजर जनरल साहब और विशेषकर जो इस कार्यक्रम के नायक हैं पंडित चंद्रमोहन शर्मा जी, ओंकार सेठ जी, एडवोकेट रमेश जी, अरुण जी। ये कार्यक्रम आपको समर्पित है और सच पूछिए तो आप ही के कारण हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इमरजेंसी के उस कालखंड को स्मरण करता हुआ ये कार्यक्रम आपको समर्पित है। एक जीवन काल गुजर गया चंद्रमोहन जी के साथ, रमेश जी के साथ। ये हमसे सीनियर भी थे और इनकी बात सुनकर के मुझे भी लगा कि मैं अपनी बात एक व्यक्तिगत प्रसंग से प्रारंभ करूं। मेरा नया नया कॉलेज में दाखिला हुआ था और मुझे एमबीबीएस की सीट अलॉट हुई चेन्नई में, जैसे उस समय मद्रास कहते थे। अब 16-17 बरस की उम्र में बहुत ज़्यादा बाहर जाना कभी अनुभव नहीं था, तो कैसे रहेगा। तो हमारे एक सीनियर हुआ करते थे विक्रम जी, चंद्रमोहन जी और दूसरे लोग जानते हैं, जिनको परिचय ना हो तो उनके लिए आसान हो जाएगा कि हमारे वर्तमान में जो संचालक हैं डॉक्टर गौतम वेंगी जी, उनके छोटे भाई। अब दुर्भाग्यवश वो इस संसार में नहीं। तो मुझे कहने लगे कि नहीं, आप चिंता नहीं करो, मैं इसकी व्यवस्था करता हूं। तो उन्होंने अपने पिताजी से एक पत्र लिया। उनके पिताजी स्वर्गीय ओम प्रकाश मेंगी जी संघ चालक थे। वो पत्र लेके मेरे घर आए, मुझे कहने लगे आपने कुछ नहीं करना, आपने ये पत्र लेकर के केवल झंडेवाला चले जाना। तो दिल्ली में जब झंडेवाला में गया तो वहां से एक और पत्र उन्होंने दिया। तो उन्होंने कहा कि चेन्नई में, जो उस समय मद्रास कहा जाता है, चेतपट एक बस्ती है, कॉलोनी, वहां पर संघ का कार्यालय, आप वहां चले जाइए। तो वहां जब पहुंचे तो सूर्य नारायण राव जी, जो गुरु जी के समय के थे, उनको दक्षिण भारत में संघ की स्थापना करने की जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई थी। उनके सुरु जी कहा करते थे लोग। मैं अक्सर उनके बाद भी उनसे मिलता रहा। मेरा आखिरी उनसे मिलना 2014 में हुआ। 2016 में उनका स्वर्गवास हो गया। बड़े ही वो बुद्धिजीवी स्वभाव के थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है कि जहां तुम्हारा हॉस्टल है उसके सामने हमारी युवा शाखा लगती है। उसे हाई कोर्ट शाखा भी कहा करते थे, क्योंकि मद्रास की हाई कोर्ट हिंदुस्तान की दूसरी सबसे पुरानी हाई कोर्ट थी कलकत्ता के बाद, और वो बड़ा प्रसिद्ध डेस्टिनेशन रहा करता था। तो वो भी विद्यार्थी हैं आप ही की तरह। मैं उनसे कहूंगा कि आपकी पूछताछ करते रहें, अगर कोई जरूरत पड़े तो आप उनको बता देना। तो धीरे धीरे अब उनके साथ संबंध बन गया। आयु में वो बड़े थे सबके सब। तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग हुई। वो कहने लगे साहब, हम गणेश पहन करके जब आते हैं घर से तो बस में सारे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, तो क्यों ना हो कि तुम्हारे पास एक अलमारी है तुम्हारे कमरे में, ऊपर का दराज खाली है, उसमें हम अपने कपड़े लेकर आएंगे, गणेश यहां से पहन कर जाएंगे। अब ये रूटीन बन गई। वो सुबह आते, तब मैं कॉलेज जाने की तैयारी में होता, वो वहां से गणेश लेके अपने वो गणवेश पहन के चले जाते। जब वो वापस जाते हुए मैं चाबी अपनी दरवाजे के ऊपर छोड़ जाता। उस जमाने में इसी तरह से हुआ करता था। तो वो जब आते तो खुद ही ताला खोल लेते, अपने गणवेश वहां छोड़ देते और अपनी दूसरी ड्रेस पहन के चले जाते मेरी अनुपस्थिति में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो नहीं आए। 1-2 दिन गुजरे, मैंने सोचा कि शायद कोई कॉलेज का टूर इत्यादि होगा। फिर लगभग 3 दिन के बाद एक बड़े वरिष्ठ व्यक्ति आते हैं, लगभग 6:30 बजे। वो मेरे हॉस्टल का दरवाजा खटखटाते हैं। जब मैंने खोला, बोले आपका नाम जितेंद्र सिंह है? मैंने कहा
बोले यहाँ पर कुछ युवा लोग आया करते थे आपके यहाँ रोज सुबह। मैं कहा सब आते थे लेकिन अब तो कुछ दिन से नहीं आए। कहने लगे हम यही बताने आए हैं कि उनके बारे में पूछिएगा भी मत, क्योंकि 3 दिन पहले इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। जब वो यहां से कपड़े बदल करके गए शाखा में, आप तब तक कॉलेज चल चुके थे, पीछे से रेड हुआ और सबके सब वो हिरासत में ले लिए गए। और अब आप ज्यादा पूछताछ ना कीजिएगा, नहीं तो आपका भी वही हशर होगा और आपकी परीक्षा आने वाली है। तो एक पहला अनुभव इमरजेंसी का उस बाल अवस्था में, उस कच्ची उम्र में हुआ। और उसके बाद एक ऐसा माहौल, जैसे रमेश जी कह रहे थे कि कॉलेज से हॉस्टल जाने में खतरा रहता है कि पता नहीं घर पहुंचते पहुंचते, हॉस्टल पहुंचते पहुंचते नसबंदी ना हो गई हो। आलम ये था, यू हैड टू प्रोटेक्ट योर पोटेंसी व्हाइल वॉकिंग डाउन दी स्ट्रीट। क्योंकि रोज अलग तरह की खबरें आती कि फलां को उस तरह उठा लिया, फलां को वहां उठा लिया। समाचार पत्र सब सेंसर हो चुके थे। एक इंडियन एक्सप्रेस आना शुरू हुआ था। कुलदीप नायर जी को जो संपादक थे वो तो जेल खाने चले गए थे, लेकिन रामनाथ गोयनका जी को हार्ट अटैक हुआ था, जो मालिक थे कलकत्ता में आईसीयू में थे। जब वहां से डिस्चार्ज हुए तो पहले सीधे आए बहादुर शाह जफर मार्ग। तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं इंदिरा गांधी क्या करती है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं खुलवाऊंगा। उन्होंने पहली बार, एक ही हमारे पास सूत्र था इंडियन एक्सप्रेस का, और फिर तरह तरह के समाचार मिलते। और इतना खौफ का माहौल इसलिए भी कि जो हमारे आइकॉनिक स्टूडेंट लीडर्स थे उस समय के, अरुण जेटली जी इत्यादि, जब पता चलता कि वही जेल खाने में, इसका मतलब था कि कोई भी सुरक्षित नहीं था। तो कौन कहां से किससे बात करे, कहां कोई जाकर के सुना दे, इसी की शंका रहती है। एक दूसरी दिलचस्प बात हुई उन दिनों, एक स्टूडेंट फेस्टिवल हुआ। अब आपको सुनकर के हैरत होगी कि सरकार की ओर से कहा गया कि एक सेंसर कमेटी होगी, जो जो वहां पर कार्यक्रम आइटम्स होंगी वो पहले सेंसर पास करेगा। और ये सख्त हिदायत थी कि कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी की ओर इशारा ना हो। अब उसमें मेरी भी एक प्रस्तुति थी। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा साहब मैं कुछ उस तरह का प्रस्तुत नहीं करने वाला, मैं साहिर लुधियानवी का पुराना फैन हूं। उनकी एक नज़म लेकर आया, वो भी 1950 की। तब तो इमरजेंसी का किसी ने सुना नहीं, तो उन्होंने मुझे वैसे ही छोड़ दिया। तो वहां पर जो एक सदस्य कह लगे नहीं, वी नो ही इज इनटू पोइट्री, ऐसे कह के। तो बाद में जब मैंने वो नज़म पढ़ी तो घर जाके सबने उसको इमरजेंसी के साथ ही रिलेट किया, और जो इस तरह का खौफ का माहौल था। और मुझे फिर सबने कहा कि तुम 2-3 दिन जरा लो प्रोफाइल रहो। तो मेरा दिल चाहता है कि वो पंक्तियां कुछ आपको सुनाऊं और आपको याद आ जाएगा। वो था कि जब काली सदियों के सर से रात का आंचल ढलकेगा, जब काली सदियों के सर से रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर नुहूम के जाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और जिस सुबह की खातिर हम युग युग से मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत पीने को हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर कभी तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और फिर आखिर में कहता है कि माना कि तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसान की इज्जत जब झूठे सिक्कों में ना तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। तो वो साहिर का शुक्र है और 1950 का शुक्र है कि वो बगैर सेंसर के निकल गई। लेकिन एक और बड़ी बात जिसका शायद यहां पर बैठे लोगों को एहसास ना हो, ये सब जो हमारे मित्र बैठे हैं, रमेश जी, हमारे चंद्रमोहन जी, सेठ साहब तो थोड़े हमसे सीनियर थे, ये वो लोग हैं जिनको कोई कारण नहीं था कि वो संघ और जनसंघ के साथ जुड़े रहते। देयर वाज अ ह्यूज टेम्पटेशन टू डिविएट। इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बुलाती थी, इनको कांग्रेस भी बुलाती। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। 96 के दशक में जब यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी तो हमें भी बुलाया जाता, हमें मजाक किया जाता है, पढ़ लिख करके कहा संघियों के बीच में बैठ के जाके। सेलिब्रेशन उस चीज की करनी है
ये वो लोग हैं जिन्होंने 50-60 वर्ष एक विचारधारा को सींचा है अपने समर्पण से, अपने त्याग से। 2014 के बाद तो सभी हमसे जुड़ गए, अब तो एक ही रहा, लेकिन उस समय कोई वजह नहीं, खासकर जम्मू कश्मीर में तो कोई वजह ही नहीं थी। अगर रिटायरमेंट के बाद भी किसी को शौक आता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करता, कांग्रेस ज्वाइन करता। जब मैंने भी नौकरी छोड़कर यहां आया तो मेरा भी मजाक लगे करने कि साहब ये चले कहां। और इन लोगों ने तो उस समय, और यकीन जानिए 70 के दशक में, खास तौर से बांग्लादेश की जंग के बाद, इंदिरा जी का कद इतना ऊंचा हो चुका था कि दिल्ली में कांग्रेस का बोलबाला था, और 75 में चूंकि अकॉर्ड हुआ इंदिरा शेख अकॉर्ड, तो यहां पर शेख अब्दुल्ला का। और इसलिए हमने इन सज्जनों को इसलिए भी नमन करना है कि जैसे गालिब का शेर है कि एक हुआ दीवाना, एक ने सर कांधे से फोड़ दिया, कैसे कैसे लोग थे जिनसे रस्म वफा की बात चली। एक हुआ दीवाना यानी मजनू, एक ने सर फोड़ दिया रांझा, ऐसे ऐसे लोग थे जिनसे रस्म वफा की बात चली। ये वो लोग हैं। विचारधारा पर कैसे कायम रहना है, कुछ हासिल हो कि ना हो। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरी तरफ विकल्प नहीं थे। चंद्रमोहन जी भी वकील थे, रमेश जी भी वकील थे, होनहार थे, करियर की फॉर्मेटिव स्टेज पर थे। अब जाकर के कहीं इनको एमएलसी बनाए तब बन जाते, एडवोकेट जनरल भी बना सकते थे इनको। कहने का तात्पर्य यह है कि हम थोड़ा सा ये भी सोचें कि सदा यही दौर नहीं था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है, और उस दौर से गुजर करके जो निकले हैं लोग, शायद उनकी वजह से ये समाज जीवित है और विचारधारा का पालन कर रहा है। अब सवाल यह है कि हम ये दिन मना क्यों रहे हैं, बहुत लंबी बात ना करके और ना ही कुछ दोहराते हुए, क्योंकि बहुत सी बातें कह दी गई। अरुण जी ने बड़ी अच्छी तरह से बातें रखी, उनके परिवार का योगदान। अब क्या चमन जी अगर नेशनल कांग्रेस में ना जाते, चले ना जाते, तो उनको कोई वहां पर मंत्री पद ना मिलता। ये कुछ ऐसी कठोर बातें हमें बैठ करके सोचनी होंगी। कई बार हम बात भी सुनते थे, उनको ऐसे उनको ऑफर भी जाते थे, लेकिन एक एक दो दो लोगों ने अकेले, अब इन्होंने बात की हिंद समाचार वाले जगत नारायण ने, कितनी कुर्बानी दी उन्होंने। कोई खास बहुत बड़ी मजबूरी नहीं थी, छोटे मोटे इश्तिहार देने थे इंदिरा गांधी के। ये बातें घर जाके गौर से सोचने की है। ये एक बहुत बड़ी संजीदा विषय है कि उस समय जैसे कहा था जेपी नारायण ने, शी आस्क्ड यू टू क्रॉल एंड यू बिगेन टू, शी आस्क्ड यू टू बेंड एंड यू बिगेन टू क्रॉल। इंदिरा ने तो सिर्फ ये कहा था कि सिर झुकाओ, तुमने रेंगना शुरू कर दिया। ये प्रवृत्ति फिर से ना आए, पहला संदेश ये है। 3 प्रमुख संदेश मैं समझता हूं आज के कार्यक्रम के होने चाहिए। पहला ये कि इंदिरा ने तो सिर्फ कहा था सिर झुकाओ, हमने रेंगना शुरू कर दिया। और अगर हमारे सिर ऊंचे रहे तो ऐसे लोगों की खातिर जिनको बार बार टेम्पटेशन आती थी, जो मंत्री भी बन सकते थे, एडवोकेट जनरल भी बन सकते थे, लेकिन नहीं, अपनी धुन में मस्त थे। जो गालिब का शेर के खाते थे, पीते थे कर्ज की मैं, और ये समझते थे कि रंग लाएगी मेरी फाका मस्ती एक दिन। जेब में कुछ नहीं, सुबह निकल पड़े, सोचा रात तक कोई जम्मू क्लब का इंतजाम कर देगा। ये जुनून जो देश के प्रति था, उस लक्ष्य के प्रति, उस कॉज के प्रति, उसने इस सारे वर्क को जिंदा रखा। और ये दोबारा ना हो पाए, इसके लिए हमें सतर्क रहना कि कोई भी नेता, कोई भी नेतृत्व अपने स्वार्थ की खातिर, अपने वंशवाद की खातिर देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, उसकी सांस्कृतिक परंपराओं से खिलवाड़ ना कर पाए, ये स्मरण कराने की आवश्यकता है। क्योंकि 48 वर्ष गुजर गए, एक पीढ़ी गुजर गई, जो बहुत सारा 70% समाज इस वक्त 40 वर्ष से कम अवस्था का है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आज की 70% जनसंख्या भारत की ऐसी है जिन्होंने इमरजेंसी को ना देखा और शायद थोड़ा बहुत सुना हो, क्योंकि सोशल मीडिया में उसका जिक्र नहीं होता, क्योंकि वो तो वही जानते हैं जो सोशल मीडिया पे आता है। पहला ये। दूसरा,
कि एक बार इमरजेंसी के द्वारा वो बात सिद्ध हुई जिसका उल्लेख इत्तेफाक से प्रधानमंत्री मोदी जी ने परसों अमेरिका में किया। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज इन इंडियाज डीएनए। अब ये सुनने बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा वाक्य फिक्रा बोल दिया, क्योंकि आजकल हमें सोचने का भी समय नहीं, पढ़ने का भी समय नहीं, हम इतने व्यस्त हो गए देश सेवा में और समाज सेवा में। इसका पहला प्रमाण 1977 में मिला। चुनाव लड़ा गया, कोई बहुत बड़ा कैंपेन नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई जनसभाएं नहीं, नियंत्रण इस कदर कि आप किसी को कह भी नहीं सकते थे कान में भी कि इंदिरा जी के खिलाफ वोट डालना, कांग्रेस के खिलाफ। जैसे अभी बताया रमेश जी ने कि इसी बात पर, या अरुण जी ने बताया कि इसी नाम से आप अंदर हो जाते, एक दूसरे से कोई बात नहीं करता था, बिग ब्रदर वॉचिंग, इस तरह का माहौल था। और ऐसे में 1977 का चुनाव हुआ। हिंदुस्तान का वोटर चुपचाप गया और ऐसा निर्णायक उसने मतदान किया कि सरकार तो हटी, इंदिरा जी रायबरेली से हार गई, संजय अमेठी से हार गए, अपनी व्यक्तिगत सीटें भी ना बचा सके। अर्थात इस देश के लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। इस देश का लोकतंत्र हिंदुस्तान के आम मानस में बसता है, उसकी रग रग में बसता है, उसकी रूह में बसता है। और उस समय तो ऐसा माहौल बन गया था, अलग अलग चर्चाएं होने लगी कि साहब शायद इंदिरा जी ठीक कर रही है। बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लिखने लगे। विंस्टन चर्चिल की बात आई आजादी के समय, चूंकि विंस्टन चर्चिल बहुत मुखालिफ थे इसके, और तो दे भी नहीं रहे थे। उनकी सरकार बदली, एटली प्रधानमंत्री आए, उस दौरान आजादी दी गई। एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये हिंदुस्तानी ऐसे लोग हैं इनके पास कोई सलीका नहीं अपने आप को संभालने का। इन 50 years दे विल गो बैक टू द एज ऑफ बैरबरिज्म। और 1975 में हमें केवल 28 साल हुए थे आजादी हासिल किए हुए। लोग ये भी सोच रहे हैं कहीं चर्चिल ही तो नहीं ठीक था, इतना बड़ा बुद्धिजीवी। बट वी प्रूव्ड हिम रॉन्ग एंड वी प्रूव्ड हिम डिसेसिवली रॉन्ग। क्योंकि चर्चिल ने शायद सोचा था कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व ना विकसित हो पाए, लेकिन उसको यह एहसास नहीं था कि इस देश के कण कण में लोकतांत्रिक परंपरा है। और तीसरा बड़ा संदेश ये कि जब भी इस देश को किसी चुनौती ने ललकारा, ये देश और ज्यादा मजबूत होकर के आया। और इसमें देश में वो इसलिए कि यहां अभी भी कुछ ऐसे संगठन हैं, जब ये कहते हैं ना नेशन फर्स्ट, आप लगाते हैं पोस्टर, खासतौर से जो नए नए हमारे साथ जुड़ते हैं तो बड़े फक्र के साथ नेशन फर्स्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा, ऐसे ऐसे लोग थे जिनसे रस्म वफा की बात चली। नेशन फर्स्ट के मंत्र को निभाने वाले लोग हुए हैं इस संगठन में। 1975 में जब जयप्रकाश ने मुहिम शुरू की तो भारतीय जनसंघ ने अपने आप को डिसॉल्व करने का ऐलान किया। दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा आपको मिसाल नहीं मिलेगी जहां कोई राजनीतिक दल अपने आप को लुप्त करता है। यहां तो सत्ता के लिए 4-4 दल बदल जाते हैं। वाजपेयी जी, अडवाणी जी के आगे जब ये बात आई कि ये समय आ गया है देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें जेपी के हाथ मजबूत करने हैं, तो बिना किसी दूसरी बात कहे हुए जनसंघ को डिसॉल्व करने का हो। नेशन फर्स्ट जो आज हम लिखते हैं ना पोस्टरों में, आप जाके हमारे कार्यालय में देखते हैं, जो शायद नए लोग आए वो सोचते होंगे इन्होंने एक बहुत बड़ा नारा गढ़ा हुआ है। ये गढ़ा नहीं है, ये जन्मा है। ये उस जननी से जन्मा है जिसने इसको निभाया है, अपने आप को लुप्त किया। और फिर जेपी सोशलिस्ट थे। 75 से पहले कोई बहुत ज्यादा उनको जनसंघ या आरएसएस के बारे में कोई बड़ी अच्छी धारणा नहीं थी। पंडित जी को याद होगा, चंद्रमोहन को लाठी चार्ज हुआ, नानाजी देशमुख ने उनके सर पर लाठी लगने लगी थी, ऐसे बाजू रखी, उनकी बाजू फ्रैक्चर हो गई। बाद में जेपी ने नानाजी देशमुख को कहा कि आपने मेरी वजह से बड़ी तकलीफ उठा ली,
तो आप जानते हैं जेपी ने क्या कहा, नाना जी ने क्या कहा, वो है नेशन फर्स्ट। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने देश के लिए किया, क्योंकि इस समय जरूरत देश को तुम्हारी है। ये पूरी की पूरी मूवमेंट जेपी मूवमेंट के नाम से दुनिया में मशहूर हुई है। अगर जेपी पर कोई असर पड़ जाता तो मूवमेंट पिछड़ जाती। और फिर कुछ ही दिन बाद एक समारोह में जयप्रकाश नारायण ने बिना संकोच ये कहा था कि मुझे आरएसएस और जनसंघ के बारे में जो गलतफहमी थी उस पर मैं पशेमान हूं। इस प्रकार का समर्पित संगठन, और तब था क्या हमारे पास, हमसे तो लोग बात करते हुए डरते थे कि हमारी कहीं ट्रांसफर ना हो जाए। बहुत से जो इस हॉल में भी मौजूद होंगे। लेकिन और फिर जहां एक तरफ हम लुप्त हुए, 77 के बाद जब जनता सरकार बनी, ये जो मैंने 3 प्रमुख संदेश दे रहा हूं उसमें तीसरा ये है कि ये वो संगठन है जिसने पालन करके नियम बनाए। नारे पहले नहीं बनाए, हमारे डिक्टम बाद में बने। जब ये बात आई कि डुअल मेंबरशिप, दूसरे घटक दलों ने कहा कि नहीं, जनसंघ के जो मंत्री हैं हमारे, वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, वो आरएसएस से नाता तोड़ दे। तो एक क्षण नहीं लगाया, उन्होंने सबने अपने त्याग पत्र दे दिए। उन्होंने कहा हम जहां से आए हैं हम उस जननी को नहीं छोड़ेंगे, वापिस चले जाते। और इस तरह से पुनः जन्म हुआ भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 1980 को बंबई के अधिवेशन में, जब वो प्रसिद्ध भाषण दिया था वाजपेयी जी ने कि हिंद महासागर के तट पर खड़ा होकर के मैं ये कहता हूं, साहस करता हूं कहने का कि बादल छटेंगे, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और ये कमल खिलने का दृश्य मोदी काल में आया। एक शब्द में कहा जाए तो इमरजेंसी के काले कालखंड का प्रायश्चित सही माने में हुआ तो मोदी काल में हुआ। और इसका विश्लेषण जब करेंगे तब समझ आएगा। एक बहुत सारे विद्वानों ने किताबें लिखी है, नेहरूवियन ब्लंडर्स, कि नेहरू जी के कार्यकाल में क्या क्या ब्लंडर हुए। उसमें 3 प्रमुख आते हैं। एक आता है अनुच्छेद 370 का, जिसकी बात अभी हुई, जुगल जी ने भी की, उसका भी प्रायश्चित इसी कालखंड में हुआ। दूसरा आता है नॉन अलाइन मूवमेंट, नेहरू जी ने शुरू की, यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो, इंडोनेशिया के सुकार्नो के साथ मिलकर के 10 साल भी ना चल पाई। 1971 में इंदिरा जी ने सोवियत अकॉर्ड किया, क्योंकि अपने आप को बचाना था, वहां से 7th फ्लीट आ गया था, नॉन अलाइन मूवमेंट दफन हो गई। कल मोदी जी ने अमेरिका में मल्टी अलाइंड अप्रोच की नींव रखी, मल्टीपोलर। हम रशिया के साथ भी अलाइंड है, हम अमेरिका के साथ भी अलाइंड है, हम सबके साथ अलाइंड है, सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए उन्होंने कहा। और तीसरा चीन को लेकर के, जब दिल्ली की गलियों में 1960 में चौवन लाई के साथ खुली गाड़ी में नेहरू गए और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया, तो वाजपेयी जी ने सबसे पहले इसकी चेतावनी दी थी। और 2 ही साल में उनकी बात सच निकली। नेहरू जी का स्वास्थ्य खराब होने का एक वो भी कारण निकला। आज चीन के प्रति जो आज हमारी नीति है वो भी एक निर्णायक नीति है। कहने का अर्थ ये कि अब जो पिछले 9 वर्ष गुजरे हैं, इसमें उन सभी चीजों की भरपाई की कोशिश की गई है जो पहले न थी। जो लोग ये कहते हैं, ठीक कहा पंडित चंद्रमोहन जी ने कि फ्री स्पीच की बात, जो ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, उन्होंने शायद इमरजेंसी का दौर नहीं देखा। और मैं चाहूंगा दौर नहीं देखा तो कम से कम तब की किताबें पढ़ लीजिए, तो आपको एहसास होगा। और न सिर्फ गणतंत्र लोकतंत्र क्या होता है उसको दूर जाके देखने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जितनी सारी भी योजनाएं हैं, अब जैसे जुगल जी ने कहा कि गिनाने लगो तो सारा दिन लग जाएगा, चाहे वो उज्ज्वला है, चाहे किसान आवास योजना है, मकान की आवास योजना। किसी से पूछा नहीं गया कि तेरा दीन क्या है, धर्म क्या है, ये भी नहीं पूछा कि तुमने हमको वोट दिया था कि नहीं दिया था। अगर 2014 में 74 हवाई अड्डे थे इस मुल्क में, आज उसकी संख्या दुगनी हो गई है, 148। खैर ताली बजाइए, अभिनंदन है, लेकिन विषय कुछ और है। कभी हमने सोचा क्यों
क्योंकि मोदी जी ने कहा जिस चीज की जो कोताही रह गई वो पूरी करनी है। ये नहीं देखना वहां से वोट मिला कि नहीं मिला। यही है सही लोकतंत्र, कि हमारे व्यक्ति तक पहुंचे। और जहां जहां हड्डे बनने चाहिए थे नहीं बने थे। सिक्किम, क्या वजह थी सिक्किम में हवाई अड्डा ना बनता? दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटक स्थलों में एक है, लेकिन क्या फायदा था? एक एमपी बनना है, ना वो सरकार बना सकता है दिल्ली ने, वो छोड़ सकता है, और वो भी कांग्रेस का था नहीं। क्या वजह थी कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई अड्डा ना बनता? सीमावर्ती राज्य है, चीन के साथ लगता है स्ट्रेटेजिकली भी जरूरी था। पिछले साल जाके ईटानगर में बना। कि साहब दिल्ली को तो रास्ता यूपी से और बिहार से होके जाता है, उसकी क्या चिंता करनी। इन 9 वर्षों में एक नई संस्कृति को जन्म देने का प्रयास किया है मोदी जी ने। जहां जिस चीज की आवश्यकता होगी उस तक पहुंचना, अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस टू ऑल। और यही सही माने में लोकतंत्र है। हमने तो इसको यहां से देखा, जैसे जिला परिषद के चुनाव हुए। और मैं लंबी बात करने का समय नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में शीर्षक ऐसा है जिसके लिए सारे दिन की एक विचार गोष्ठी होनी चाहिए, तब जाके समझ आएगा कि हम यहां क्यों एकत्रित हुए। लेकिन संक्षेप में मैं ये कहूं कि अब जैसे आपने कल पिछले 2 दिनों में दृश्य देखा, आज हिंदुस्तान उस स्थान पर आकर के खड़ा हो गया। हमें इंडो सोवियत ट्रीटी करने की आवश्यकता नहीं, जैसे इंदिरा जी ने की थी अपने बचाव के लिए। आज दुनिया के विकसित देश हमें बराबर की सतह पे देखते हैं। आपने कभी कल्पना की? और ये कहकर के बात समाप्त करता हूं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जब हमने अपनी अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की तो अमेरिका चांद की धरती पर मानव उतारने की तैयारी कर रहा था। 1969 में उतार भी दिया उन्होंने, नील आर्मस्ट्रांग, और हम लोकगीत गाते थे चंदा मामा दूर के। आज क्वांटम जंप है 9 वर्षों में, और आज अमेरिका हमसे सहयोग की अपेक्षा कर रहा है। ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड हुआ है, 2 प्रमुख निर्णय जो मोदी जी के दौरे में, एक आर्टेमिस अकॉर्ड और एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, वो कह रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक हमारे साथ आए। आज अमेरिका को उतनी हमारी जरूरत है जितनी किसी समय हमें सोवियत यूनियन या अमेरिका की थी। एंड देयरफॉर टू सम अप, इंडियाज टाइम बिगिंस नाउ। This is going to be India's decade, and 21st century is going to be India's century. And truly, Modi has redeemed the wounds of emergency. धन्यवाद।